प्राइमरी मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट, किसी सेट को रिप्रेजेंट अ व्हाट, नॉट सेट, क्या, कलेक्शन। अब यहां पे सेट बिल्डर कलेक्शन बिल्डर ना करके हम इसे सेट बिल्डर कह दें तो भी बात अलग हो जाएगी। हाउ, कैसा मेथड होता है ये, क्योंकि मेथड है तो इसकी डेफिनेशन तो कुछ है नहीं, ठीक है, बस स्टेप वाइज एल्गोरिथम लिखा जाएगा इसका। तो पहला क्या करेंगे, पहली बात एक और बात छूट गई है उसको लिख लेते हैं। इससे पहले लिखेगा, मैं नोट करके लिख दे रहा हूं यहां पे ही, नोट एनी कलेक्शन is represented by, अब ऐसा होता है ना कि जो सभी लोगों को कॉन्टेन करता है, मतलब यहां पे कोई कन्वेंशनल नहीं है, जैसे पहले लिख ही देते हैं, एनी कलेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स of the by capital letters of the alphabet। ठीक है, क्लियर है। तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एंड इट्स एलिमेंट्स are denoted by क्या, its element are denoted by small letters of the alphabet। अब इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न तो नहीं, पर ठीक है, एक मतलब ये कन्वेंशनल है और साथ में कह सकते हैं ऐसा हो सकता है, जैसे होता है ना कि जो पूरे को कंटेन करे उसे बढ़ा दिया जाए, जो हो तो तूने छोटा प्रोवाइड करा जाए, तो इसके पीछे का रीज़न हो सकता है ऐसा। डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो एनी कलेक्शन is represented by what, क्या, capital letters of the alphabet and its elements are denoted by small letters of the alphabet if, अब यहां पे पहला सिंबल आता है मेरा, सिंबल जो यूज करेंगे हम अपने थ्रू आउट द कोर्स जो पढ़ रहे हैं, if any collection, if any object is the element of, ये नोट नंबर सेकंड है, क्या, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज द एलिमेंट ऑफ व्हाट, अ कलेक्शन, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कलेक्शन का क्या हो, एलिमेंट हो, देन दिस इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय
क्या? मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज द एलिमेंट ऑफ ए कलेक्शन। क्या कहते हैं? एक ऐसा साइन यूज कर लेते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय, नहीं ऐसा, समथिंग, इफ एक्स इज द एलिमेंट, एक्स इज द एलिमेंट, है ना, मैंने बोला स्मॉल से डिनोट करेंगे एलिमेंट को और कैपिटल से डिनोट करेंगे कलेक्शन को। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज इफ ए इज द कलेक्शन, इफ एक्स इज द एलिमेंट, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ दिस। इफ एक्स इज नॉट द, अच्छा इसे ज्यादातर लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, इस साइन को क्या बोलते हैं ज्यादातर लोग? बिलोंग्स टू, या इस साइन को ज्यादातर लोग बोलते हैं इज द एलिमेंट ऑफ, या इस साइन को ज्यादातर लोग बोलते हैं इज द मेंबर ऑफ। तो वट एवर बी, आप जो चाहो यूज कर सकते हो। एक्स इज नॉट द, इफ एक्स इज नॉट द मेंबर ऑफ a collection, if x is not the member of a collection, then it is represented by, then it is represented by क्या? x, ये तो हो गया एलिमेंट ऑफ ए, है ना, दिस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, क्लियर है क्या? एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा समझ में आया? अच्छा एक और बात, अभी तो मेन मुद्दे पे पहुंचे ही नहीं, तो ये दोनों नोट्स लिख गए हैं आपके? ठीक, हटा दें इसको। अब फिर आ जाते हैं जहां हमें पढ़ना है, किसे? कलेक्शन बिल्डर मेथड को पढ़ रहे थे। तो कलेक्शन बिल्डर मेथड क्या होता है? इट इज द प्राइमरी मेथड टू what? To represent a what? Set, sorry, a collection। ये प्राइमरी मेथड होता है। लिखते कैसे है? तो ध्यान से देखिएगा। यदि कोई सेट मान लीजिए ए है, सॉरी कलेक्शन मान लीजिए ए है, तो उसे कैपिटल से डिनोट करते हैं, हाँ या ना? ठीक, इज इक्वल्स टू, डिफाइन कैसे करेंगे? यही मेथड होगा हमारा हमेशा। तो पहला लिखेंगे कि टाइप ऑफ एलिमेंट, आप किस टाइप का एलिमेंट यूज कर रहे हो, टाइप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स सच दैट, या ऐसे भी कई लोग यूज कर लेते हैं, तो आप जो चाहो यूज कर सकते हो, है ना। तो टाइप ऑफ एलिमेंट्स यूज कर लो आप। अच्छा, टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कोई वेरिएबल हो, एक्स से डिनोट कर दिया। ऐसा हो सकता है कि कोऑर्डिनेट हो, जैसे एक्स वाई, या ऑर्डर्ड पेयर्स जिसे कह लेते हो आप। या ऐसा हो सकता है कि ट्रिपलेट्स हो, नहीं तीन तीन का ये हो, तो आप जो चाहो यूज कर सकते हो। तो टाइप ऑफ एलिमेंट, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हम सीधे सीधे फंक्शंस को भी टाइप ऑफ एलिमेंट बना के यूज कर सकते हैं, नहीं तो वट एवर भी यूज, हम कुछ भी टाइप ऑफ एलिमेंट बना के अपने जिस तरीके के ऑब्जेक्ट को हमें दिखाना है। अच्छा, फंक्शंस आर ऑल्सो द ऑब्जेक्ट, हाँ या ना, फंक्शंस आर ऑल्सो द ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, एक्सप्रेशन भी किसी चीज को एक्सप्रेस ही करने में तो हेल्प कर रहा है,
समझिए बात को, ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि एक्सप्रेशंस भी किसी चीज को एक्सप्रेस करने में ही तो हेल्प कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन भी हमारा क्या हुआ, एक्सप्रेशन भी क्या हुआ, एक्सप्रेशन क्या हुआ, एक्सप्रेशन भी, ध्यान से सुनिए डेफिनेशन, एक्सप्रेशन भी किसी चीज को हेल्प कर रहा है एक्सप्रेस करने में। तो एनीथिंग विच हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग समथिंग, ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं, फंक्शंस भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ये बाकी सब के सब जो आपको दिख रहे हैं वो सब के सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो टाइप ऑफ एलिमेंट्स में वो सब आ जाएंगे। हम फंक्शंस लिख सकते हैं, हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, वट एवर वी वांट टू यूज, या सिंगल एलिमेंट से दिखा सकते हैं, ठीक ऐसा। उसके बाद सेकंड क्या लिखेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बाद, किस बेसिस पे आप कलेक्शन बना रहे हो। मैंने बोला था ना कि भाई सुंग वंश, चावान वंश, है ना, ऐसा होता है नहीं, मौर्य वंश, ऐसा कुछ करके। तो रूल फॉर कलेक्शन, किस बेसिस पे आपने रूल बनाया है, रूल फॉर कलेक्शन, कलेक्शन को बनाने का रूल क्या है, किस बेसिस पे हम कलेक्शन को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि हमें पूरे नेचुरल नंबर्स को लिखने हैं, ठीक। तो तरीका क्या है कि हमने कहा कि ये देखिए, ये एक साइन यूज करा जाता है नेचुरल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, साइन का, ऐसे। तो टाइप ऑफ एलिमेंट कैसे आएंगे, अब हम कह सकते हैं कि टाइप ऑफ एलिमेंट n आएगा या x आएगा, कुछ भी आएगा, है ना। तो मान लेते हैं n आएगा सच दैट, इस तरीके से कि n इज अ व्हाट, नेचुरल नंबर, हाँ या ना। पूरे नेचुरल नंबर को लिखना है तो मैंने बस इतना कह दिया कि n टाइप का होगा और n वो होगा जो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होंगे, हाँ या ना। अच्छा, अब मान लीजिए z, तो z को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स का सेट, क्लियर है क्या, इंटीजर का कलेक्शन। अभी तो हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी तो केवल कलेक्शन का है, तो अच्छा है। तो यहां पे क्या लिखा, टाइप ऑफ एलिमेंट, यहां पे क्या लिख दिया, किस बेसिस पे मैंने रूल बना रखा है कलेक्शन के लिए, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, अब हमारे पास क्या है आगे की बात, अब ऐसे ही बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं, जैसे आप इंटीजर्स का बता ही दिया, ऐसे एक ये लिख देते हैं, ध्यान से लिखिएगा, ये लिख दिया, ये क्या है, क्यू रेशनल नंबर्स होता है, क्यू एक्स है, ठीक है। पहले क्यू को ही बता देते हैं, उसके बाद क्यू एक्स को बता देंगे, ठीक। क्यू ये क्या है, कैसे टाइप का होना चाहिए एलिमेंट, एलिमेंट कैसे टाइप का होना चाहिए, एलिमेंट कैसे टाइप का होना चाहिए, क्यू में कैसे टाइप का एलिमेंट, आप बोलते हो ना वो शुरुआत में, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, विच इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, हाँ या ना, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p q बिलोंग्स टू z, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, तो वैसा। एंड वास्तव में q की डेफिनेशन, कलेक्शन कैसे कैसे कलेक्शन होते हैं वो देखिएगा मैं जो लिख रहा हूं अभी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन,
क्यू की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होती है? P बाई क्यू के टाइप का एलिमेंट आएगा, हाँ या ना? जहां पे P Q बिलोंग्स टू कहाँ? इंटीजर्स Z, ठीक? बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 Q is not equals to 0 and Q is not equals to 0 and GCD of PQ1. yes, GCD of P and Q. This is the main important thing. GCD of P and Q should be equals to 1. मतलब they should be relatively co-prime to each other. मतलब why? ऐसा क्यों भाई? यदि मैं ऐसा डिफाइन नहीं करता हूं तो 4/6 will be treated as another rational. Yes or no? 4/6 will be treated as another rational and 2/3 will be treated as another rational. यहां पे 4 और 6 का LCM HCF GCD 2 आ रहा है, 4 और 6 का GCD 2 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, तो this will entry in this one. ये नहीं आएगा. बात समझ में आई? क्लियर है क्या? अच्छा, तो ये ध्यान रखिएगा. अब मैंने क्या कहा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. कुछ और भी सेट्स, कुछ और भी कलेक्शंस होते हैं, बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे. अब ऐसे मान लीजिए मैं QX लिखता हूं, तो QX क्या होता है? QX क्या होगा? रेशनल एक्सप्रेशन सुना है? वो हो सकते हैं, ठीक है. तो रेशनल एक्सप्रेशन में बस यहां पे क्या हो जाता है? P and Q belongs to polynomials, but QX is not equals to 0 polynomial, something 0. GCD of P and Q 1. This should be relatively co-prime to each other. उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए वहां पे, ठीक? चले, तो ये समझ में आया कलेक्शन बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं. ठीक है, हटा दे इसको. दूसरा क्या था? जिसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म. क्या रोस्टर? फिर से वही, जैसे सेट बिल्डर कलेक्शन बिल्डर फॉर्म बोला था या कलेक्शन बिल्डर मेथड बोला था, वैसे ही क्या होगा यहाँ पे? सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड, वैसा कुछ. इसमें क्या होगा? मैंने बताया था ना कि वो एक तो वो वंस वाला करके लिखते थे और दूसरा दुबे परिवार. तो दुबे परिवार के पूरे लोगों का नाम लिख दिया. जब पूरे लोगों का नाम लिख देंगे तो उसे हम लिस्टिंग मेथड बोलते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं?
इस मेथड को क्या क्या बोल सकते हैं? और लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं इसको, है ना? तो या तो आप रोस्टर फॉर्म बोल लो, रोस्टर मेथड बोल लो, या लिस्टिंग मेथड बोल लो। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्या करते हैं? सिंपली लिस्ट कर देते हैं। इट इज द सेकेंडरी मेथड। जब कहते हैं ना कि जब कोई ना माने, जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई बच्चा है, ठीक है, आपने लिख दिया कि खेलने का सामान, अब वो नहीं मानता है, वो काहे मानेगा भाई? अब खेलने के सामान में वो मान लो वो आपसे मंगाया गुड़िया, ठीक, और आप लेके आ जाओ वो छोटा छोटा बॉल, तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो क्या कहेगा कि भैया लिस्टिंग मेथड में वो पूरी चीजें लिख दीजिए, है ना, कि भाई क्या दिखाइए मुझे क्या क्या लाएंगे आप, ठीक। तो इट इज द सेकेंडरी मेथड ऑफ राइटिंग अ कलेक्शन। किसी कलेक्शन को राइट करने का ये क्या रहा हमारे पास? सेकेंडरी मेथड रहा। कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर्स का भी सेट मैंने देखा, कलेक्शन देखा था, तो उसको क्या लिख देंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, एंड सो ऑन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब यहां पे भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स आर देयर, तो ये सेट में करके पढ़ेंगे, अभी आगे जाके सेट पढ़ेंगे तो सेट में बताएंगे हम, वहां पे इंटरवल्स के बारे में बताएंगे। तो यदि डिस्क्रीट एलिमेंट्स को है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख पाते हैं, ठीक। इसको अच्छा, आपको नहीं लगता प्राइमरी मेथड तो पहले से है, सेट बिल्डर तो पहले आया, रोस्टर तो बना रहे हैं ना, रोस्टर तो बना रहे हैं, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक एलिमेंट को लिख पाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम P बाई Q को लिख रहे हैं, P बाई Q को लिख रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि रोस्टर फॉर्म से P बाई Q को लिख पाए, हर एक P बाई Q को? आप हर एक रेशनल को लिखना चाहो लिख पाओगे? जैसे 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट हो जाएंगे, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट होते हैं, आप तो लिख ही नहीं पाओगे, हाँ या ना? टाटा फिश हो जाओगे। फिर क्या करें? ये रोस्टर मेथड तो गायब नहीं, उसके लिए हमारा क्या होगा? इस मेथड को लिखने के लिए अनदर वे से लिखेंगे। क्लियर है क्या? जो इंटरवल्स का यूज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कर सकते हो, जैसे मान लीजिए 1 से 2 के बीच के आपके पूरे नंबर्स लिखने हैं, 1 से 2 के बीच के आपके पूरे नंबर्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे आप? एक तो तरीका है कि मान लेते हैं वो सेट A का होगा और X टाइप के एलिमेंट आएंगे और X शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। ये कौन सा है? प्राइमरी वाला। तो ये तो हमें पता है, मतलब इससे हम हमेशा लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर करके, ऐसा एलिमेंट करके लिख देंगे। लेकिन मान लीजिए हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? A is the collection open 2 to 3, हाँ या ना? हाँ या ना? इसका मतलब ये जो लिखते हैं ना, वो जो भी इंटरवल्स आप लिख रहे होते हो, दे आर नथिंग बट कलेक्शन। जो भी आप इंटरवल्स देखते हो, ऑल ऑफ देम आर कलेक्शन। समझिए बात को, क्लियर है क्या? तो इसका मतलब क्या है? आगे अभी पढ़ाएंगे हम, सेट में पूरी डिटेल्स में पढ़ाएंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं, वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो X टाइप का एलिमेंट होगा विच बिलोंग्स टू 2 to 3 एंड समथिंग, तो उसे हम ऐसे लिख देंगे, दिस इज द रोस्टर फॉर्म टू रिप्रेजेंट द व्हाट? कलेक्शन, ठीक।
तो रोस्टर फॉर्म मेथड भी आपको कलेक्शन को लिखने का समझ में आ गया होगा। सेट के लिए स्लाइटली डिफरेंट हो गया, कलेक्शन समझ में आ गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं वेल डिफाइंड की। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? if there is no confusion, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो कंफ्यूजन और एम्बिग्यूटी इन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। इफ देर इज नो कंफ्यूजन और एम्बिग्यूटी इन इंक्लूजन और